चलिए बच्चों, तो आज हम लोग जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग ने पढ़ा था फ्री बॉडी डायग्राम, तो पढ़ ही रखा था। तो फ्री बॉडी डायग्राम से रिलेटेड ही कुछ और एग्जाम्पल है हमारे पास, हम लोग वो पढ़ेंगे। और वीडियो जो है जूम पे भी लाइव कुछ बच्चों को चल रहा है और यूट्यूब की रिकॉर्डिंग चल रही है, तो दोनों तरीके कॉपी पेन लेके बैठिएगा। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर अपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। फ्री बॉडी डायग्राम तक मैंने आपको बताया था, थोड़ी जगह और बना लेता हूँ बोर्ड पे ज़रा मैं। चलिए देखते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे फ्री बॉडी डायग्राम। बच्चों देखिए बोर्ड पे जो लिखा हुआ है आपको क्लियरली दिख रहा है। चलिए, तो फ्री बॉडी डायग्राम में मैंने एक दो एग्जाम्पल बता दिए थे, एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। आज का पहला एग्जाम्पल जो है हमारा, देखिए ज़रा ध्यान से। उस दिन थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया था ये, लेकिन आज फिर से बता रहे हैं। जैसे ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसी के साथ एक इंक्लाइंड प्लेन में और बना देता हूँ। ये भी मैंने एक इंक्लाइंड प्लेन बना दिया, दो इंक्लाइंड प्लेन हो गए। अब अगर इसके अंदर कोई मैं बॉडी रख देता हूँ, तो देखिए सपोज करिए मैंने यहाँ पर बॉल रखी, एक इस जगह पर बॉल रखी, क्या होगा बच्चों, ये लुढ़क करके स्लाइड होकर के रोल होकर के नीचे आएगी, और नीचे आके नई पोजीशन क्या हो जाएगी इसकी, हम सभी लोगों को पता है कि वो इन दोनों इंक्लाइंड प्लेन के बीच में आके यहाँ कहीं फिक्स हो जाएगी, यहाँ कहीं सेट हो जाएगी। ये बोर्ड पे बच्चों निशान है, इसको सेंटर मत समझिएगा। सेंटर तो यहाँ हो गया इसका, एक कॉन्टैक्ट यहाँ हो गया और एक कॉन्टैक्ट यहाँ हो गया। टोटल कितने कॉन्टैक्ट हो गए बच्चों, दो कॉन्टैक्ट हो गए। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जितने कॉन्टैक्ट होते हैं उतनी ही रिएक्शन आती है, यानी कि इस सवाल में हमारे पास इसके फ्री बॉडी डायग्राम में दो रिएक्शन आएंगी। लेकिन एक बात मुझे बताओ, रिएक्शन आएगी क्यों, थोड़ा सोचो, रिएक्शन आएगी क्यों। सपोज ये आप हैं, अगर आपको इसके अंदर फंसा दिया गया है तो आप थोड़ा फोर्स इधर लगाएंगे, थोड़ा फोर्स इस वाली दीवार पे लगाएंगे। तो जब आप फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से एक रिएक्शन आ जाएगी ऐसे, इस पॉइंट का नाम 1 कर दे रहा हूँ, तो ये R1 हो जाएगा। इसी तरह ये पॉइंट 2 है, यहाँ से एक रिएक्शन आ जाएगी, तो ऐसे R2 हो जाएगा। सरफेस से कितने एंगल पर आती है रिएक्शन बच्चों, 90 डिग्री के एंगल पर आती है। तो ये रिएक्शन आ गई, प्लस इसका वेट। तो वेट कहाँ काम करता है, मैंने आपको बताया था हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वेट के बारे में कुछ सोचना नहीं है, वेट हमेशा ऐसे बनाना है। अब क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके सेंटर पॉइंट को हमने अलग बनाया, ठीक, और उस पर केवल फोर्स बना दीजिए। तो एक फोर्स इधर जा रहा है R2, एक फोर्स इधर जा रहा है R1, और एक फोर्स नीचे आ रहा है W। तो ये Y वाली लाइन हो गई, ये X वाली लाइन हो गई। तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। जल्दी से अपनी कॉपी में इसको बना लीजिए, जल्दी बनाइए। तब तक मैं एक एग्जाम्पल और बनाता हूँ यहाँ पर। ये एग्जाम्पल भी पहले किया था हम लोगों ने, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूँ। चलिए नोट हो गया वो वाला। चलिए बोर्ड पे देखिए, अभी पहले यहाँ पर देखिए, इसका वेट W है, तो वेट W हमेशा सीधा नीचे की तरफ आएगा। रस्सी है, तो रस्सी में बच्चों क्या होता है, टाइट रस्सी में हमेशा एक टेंशन फोर्स होता है। तो यहाँ पर एक टेंशन फोर्स होगा, और टेंशन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से दूर जाता हुआ। ये बात नहीं समझ में आई है तो जो मेरा पिछला वीडियो था यूट्यूब पर वो ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने समझाया टेंशन का डायरेक्शन। तो टेंशन का डायरेक्शन ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। तो ये टेंशन हो गया। यहाँ कॉन्टैक्ट है, तो कॉन्टैक्ट से बच्चों क्या आती है, एक रिएक्शन आएगी यहाँ से। तो यहाँ से एक मैं ऐसे रिएक्शन बना देता हूँ जो यहाँ से 90 डिग्री पर आएगी। अब इसके सेंटर पॉइंट को उठाइए, इसके सेंटर पॉइंट को मैंने यहाँ लिया, वेट सीधा नीचे की तरफ हो गया। और क्या लग रहा है, इस सेंटर पे देखिए एक रिएक्शन जा रही है R इस डायरेक्शन में, और क्या जा रहा है, इधर जा रहा है एक T फोर्स इस डायरेक्शन में। तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। जब भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जरूर बना लिया करें, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन आप लोग जरूर ड्रॉ कर लिया करें, उससे आपको आगे आने वाले सवालों में आसानी होगी। दोनों एग्जाम्पल नोट कीजिए जल्दी से। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल नंबर 3 बना रखा है, इसमें आप देखेंगे इसमें मैंने वी शेप बना रखा है।
इसको जनरली सवालों में वी ग्रूव भी बोलते हैं। ग्रूव का मतलब स्पेस, वी ग्रूव। अब यहाँ पर इसके अंदर अगर मैं कोई बॉल रखता हूँ तो एक तो अभी मैंने एग्जाम्पल किया ही था जब मैंने इसके अंदर एक रोलर रख दिया था। अगर सोचिए इसके अंदर मैं एक रोलर और रख देता हूँ, एक रोलर में और रख देता हूँ, थोड़ा अच्छा सा नहीं बना डायग्राम, ये बना लिया मैंने, ठीक है। ये अब कांटेक्ट देखिए जरा कितने हैं, 1 2 3 4, 4 जगह कांटेक्ट है बच्चों। भाई एक तो ये दोनों वॉल पर है, ये इसका यहाँ वॉल पर और आपस में भी है। अब जरा देखते हैं इस पर रिएक्शन किधर किधर बनेगी। वेट दोनों का W1 W2 मान लेता हूँ, तो वेट हमेशा सेंटर से नीचे की तरफ, ये W1 मान लिया, इसका सेंटर से नीचे की तरफ W2 मान लिया। ऐसे बहुत ध्यान से देखना बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक रिएक्शन यहाँ से आएगी ऐसे R1, एक रिएक्शन यहाँ से आएगी ऐसे R2, जैसे पहले आती थी सरफेस से 90 डिग्री पर, वैसे ही। इसी तरह इस वाले पॉइंट को जैसे मैंने 2 का 1 का, इस पॉइंट का नाम मैं रख देता हूँ 3, तो यहाँ से एक रिएक्शन आ जाएगी R3। अभी एक कांटेक्ट पॉइंट देखो ये वाला भी है, जहाँ पर दोनों बॉडी आपस में कांटेक्ट पर है। इस पर क्या होगा, पहले मुझे सब लोग चैट में लिख के भेजिए, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। ये जो बच्चे बीच में रोल नंबर लिख के भेज देता ना, मैं इतना बता दे रहा हूँ, आपकी अटेंडेंस में लगाऊंगा नहीं। जब मैं मांगूंगा रोल नंबर तब आप रोल नंबर दीजिएगा, ऐसे नहीं कि कभी भी रोल नंबर भेज रहे हैं आप। चलिए अब यहाँ से देखिए इस जगह पर कैसे रिएक्शन आएगी, तो उसका समझते हैं ज़रा। देखिए जैसे दो हमारे पास, मेरे हाथ देखिएगा, या आप भी अपने हाथ ऐसे कर लीजिए ज़रा, ऐसे करिए दोनों हाथ अपने, ठीक है। और इनको एक बॉल ये है और एक बॉल ये है जो मैंने दो बनाई है, दोनों को चिपका देते हैं, ठीक। चिपकाने के बाद दोनों को थोड़ा तिरछा भी कर देते हैं क्योंकि तिरछे हैं, ठीक। अब क्या करो, देखो ये ऊपर वाला नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा ना, तो ज़रा ऊपर वाले से नीचे की तरफ फोर्स लगा दो, लगाओ कस के। जब तुम नीचे की तरफ फोर्स लगाओगे तो ये वाला नीचे जाएगा, लेकिन जो नीचे वाला है वो कहीं जा भी नहीं पा रहा है क्योंकि वो फंसा हुआ है। तो वो क्या कर रहा होगा, अब नीचे वाले को जाने मत दो कहीं, क्योंकि वो तो फंसा हुआ है, कहीं मत जाने दो, ध्यान से। इससे नीचे फोर्स लगाया लेकिन नीचे वाला हिल नहीं रहा। अब बहुत ध्यान से देखो, ऊपर वाला तो नीचे लगा रहा है, क्या नीचे वाला भी ऊपर लगा रहा है? फील करो जल्दी से, ध्यान से देखो, तो तुम्हें यहां पे फील होगा कि नीचे वाला भी ऊपर लगा रहा है। और वैसे भी एक्शन रिएक्शन, यहां से एक्शन हो रहा है तो यहां से क्या आएगा, रिएक्शन आएगा। इट मींस अगर ऊपर वाले ने नीचे फोर्स लगाया है, ऊपर वाले ने नीचे फोर्स लगाया है, ऐसे ये नीचे फोर्स लगाया है, इस कांटेक्ट पॉइंट का नाम मैं 4 कर दे रहा हूं, R4, तो नीचे वाले ने ऊपर भी उतना ही फोर्स लगाया है, R4 वाली रिएक्शन दोनों बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी, एक्शन रिएक्शन ना यार, जितना तुम नीचे लगाओगे उतना ही नीचे वाली बॉडी ऊपर लगाएगी। तो ऊपर से नीचे R4, तो नीचे से ऊपर की तरफ R4। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ जल्दी से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है R4 वाला जो है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, देखिए जरा ध्यान से कैसे बनेगा। पहले नीचे वाले का सेंटर बना लेता हूं मैं, देखिए जरा, पहले नीचे वाले का सेंटर बना लेता हूं, यहां बना लिया मैंने। इस पर क्या है, नीचे की तरफ एक वेट W1, तो वेट हमने W1 बना लिया। एक रिएक्शन देखो ये जा रही है R1, तो एक रिएक्शन मैंने इधर बना लिया R1, एक रिएक्शन इधर जा रही है R2, तो एक रिएक्शन मैंने इधर बना ली R2। और इसी पर देखो ऊपर से एक नीचे फोर्स लग रहा था, कितना, R4, तो एक नीचे फोर्स लगा लिया मैंने R4। एक बात का ध्यान देना बच्चों, ये R4 और R1 कभी एक लाइन में मत बना लेना, वो एक स्पेशल केस होता है, अदरवाइज कभी भी एक लाइन में मत बना लेना। अब क्या है, देखो R4 वाली लाइन को अगर मैं पीछे बढ़ाऊंगा तो ऊपर वाली बॉडी का सेंटर मिलेगा मुझे, तो मैं यहां से R4 वाली लाइन को पीछे बढ़ाता हूं तो मुझे ऊपर वाली बॉडी का सेंटर मिलेगा। और इस सेंटर पर देखो क्या क्या लगा है, एक R3 और एक R4 और एक वेट, तो वो एज इट इज मैं बना देता हूं। तो इधर चला गया एक R3, इधर चला गया एक R4 और नीचे चला गया इसका
वेट W2। तो ये बना इसका फ्री बॉडी डायग्राम। और जब भी फ्री बॉडी डायग्राम आप लोग बनाइएगा तो ये एक्स वाली लाइन और ये वाई वाली लाइन ज़रूर बना लिया करिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इसका आगे हमें ज़रूर बेनिफिट होगा। यहाँ तक देखिए किसी को कोई डाउट हो रहा हो तो। चलिए एक एग्जाम्पल बच्चों अब आप लोगों के लिए करने के लिए देखते हैं आप लोग क्या कर पाते हैं। ठीक है, ये एक वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल, और मैंने क्या किया इसके अंदर एक बॉल रखी ऐसे, ठीक, और मैंने क्या किया एक और बॉल रखी ऐसे। थोड़ा खराब सा बन गया डायग्राम, ठीक कर लेते हैं, शायद पहले से बेटर हो गया। चलिए, और यहाँ पे भी दीवार है, तो एक बॉक्स के अंदर हमने दो बॉल ऐसे रख दिए हैं। ठीक, तो अब देखिए एक कांटेक्ट यहाँ है 1 2, एक कांटेक्ट यहाँ है 3, और कोई कांटेक्ट है इसमें जल्दी बोलिए। एक कांटेक्ट है जहां पर दोनों बॉल आपस में मीट कर रही है, ये वाला पॉइंट नंबर 4। इसका वेट W1 है और इसका वेट W2 है। जरा अपने आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, जितने कांटेक्ट है उतनी रिएक्शन बनेगी। अपने आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए जरा। चलिए बच्चों, जब भी मैं आपसे कहूँ ट्राई करना है तो ट्राई कीजिए, गलत करिए सही करिए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। देखो ये वर्टिकल सरफेस है, वर्टिकल सरफेस से रिएक्शन आती है ऐसे, ये हो गया R1। वेट इसका नीचे लग रहा है ना, वेट नीचे लग रहा है, वेट नीचे तो रिएक्शन आएगी ऊपर, तो यहाँ से एक रिएक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में R2। ठीक, अब देखिए यहाँ से भी एक रिएक्शन, ठीक भाई, कांटेक्ट है वर्टिकल है, तो वर्टिकल से 90 डिग्री पर एक रिएक्शन ऐसे निकल जाएगी सेंटर से होती हुई, इसका नाम होगा R3। फिर ये पॉइंट नंबर 4, इस पर क्या होगा, जैसे अभी हम लोग ने पिछले वाले एग्जाम्पल में देखा था इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ऊपर वाली बॉल नीचे फोर्स लगाएगी ऐसे R4, तो नीचे वाली बॉल ये हुआ एक्शन, तो ये वापस देगी रिएक्शन R4। कुछ लोग कहेंगे सर एक्शन को आप ऐसे क्यों लिख रहे हैं, चलो एक्शन को मैं F से लिख देता हूँ, लेकिन एक्शन रिएक्शन बराबर होंगे तो फिर इसकी वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, फिर इसको मैं R4 लिख सकता हूँ। तो ये हो गया। और ऊपर वाली बॉडी का वेट, वेट बनाना मत भूल जाइएगा भाई, वेट W2 है ऊपर वाली बॉडी का, तो यहाँ मैंने W2 बना लिया। अब अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहें तो पहले नीचे वाली बॉडी का सेंटर बना लेते हैं हम लोग। चलिए नीचे वाली बॉडी का सेंटर मैंने बनाया, ये लिया, ठीक, यहाँ से गए R1, ऊपर आए R2, नीचे जा रहा है वेट, मतलब जो जो आपको दिखाई दे रहा है ना वो बना दो बस, ज़्यादा थोड़ी करना है। इस सेंटर से क्या क्या जा रहा है, R1 R2 R4 और W1, तो ये बना देते हैं, ये हो गया R4। और अगर R4 को मैं पीछे बढ़ा दूंगा तो ऊपर वाली बॉल का सेंटर मिल जाएगा मुझे, तो मैं R4 को पीछे बढ़ा देता हूँ। तो अगर मैंने पीछे बढ़ा दिया ऐसे, तो अब यहाँ पर देखिए क्या क्या हो सकता है, इधर जा रहा है R3, इधर जा रहा है R4, और नीचे जा रहा है वेट W2। तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। और फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय फिर से कह रहा हूँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जरूर बना लिया करिए, आगे फायदा होगा। इस पर टोटल कितने फोर्स हैं, 4, इस पर टोटल कितने, 3। अगर हम इन दोनों को अलग अलग देखें, जैसे इसको अलग देखें और इसको अलग देखें, तो ये एक नॉन कॉन्करेंट सिस्टम है, केवल इतना, सॉरी कॉन्करेंट सिस्टम है। कॉन्करेंट में सारे फोर्स एक जगह से जाते हैं, तो अगर केवल इतने पार्ट को आप देखेंगे तो तीनों एक ही पॉइंट से जा रहे हैं तो कॉन्करेंट, इतने पार्ट को देखेंगे तो चारों एक पॉइंट से जा रहे हैं तो फिर कॉन्करेंट। लेकिन अगर पूरे सिस्टम को एक साथ हम लोग देखेंगे तो सारे फोर्स एक साथ एक पॉइंट पर नहीं लग रहे हैं, तब ये अगर पूरे सिस्टम को एक साथ देखा तो ये नॉन कॉन्करेंट कहलाएगा। लेकिन हम लोग बच्चों, जो दोनों ही तरीके हैं सॉल्व करने के, हम लोग क्या करने वाले हैं आगे, हम लोग एक एक करके बॉडी को सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको बनाएंगे, मतलब दोनों में से किसी एक को भी, पहले इसको ले लिया फिर इसको ले लिया, अलग अलग सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें देखिए कुछ गलती हुई हो तो सही कर लीजिए जल्दी से। चलिए, मुझसे क्वेश्चन पूछा है वैभव माथुर ने, ये पूछ रहे हैं सर कॉन्करेंट एंड नॉन करंट बता दीजिए, नॉन कॉन्करेंट बता दिए। तो बच्चे, जब सारे के सारे फोर्स एक ही पॉइंट से जाते हैं तब हम बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। जब फोर्सेज अलग अलग पॉइंट से जाएंगे तो उसको बोलते हैं नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। जैसे आप यहाँ पे समझो, जैसे ये कोई बॉडी है, इस पर ये सारे फोर्स लग रहे हैं,
चलो बॉडी को ऐसे बना दिया मैंने, ऐसे सारे के सारे फोर्स ऐसे लग रहे हैं, ये कॉन्करेंट फोर्सेस हैं क्योंकि एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं। लेकिन अगर एक फोर्स यहां पे भी आ गया, अब ये नॉन कॉन्करेंट हो गया क्योंकि सारे के सारे फोर्स एक पॉइंट पे नहीं लग रहे हैं। ठीक है, और बोलिए अपने क्वेश्चन जिसको कुछ कहना हो। चलिए फ्री बॉडी डायग्राम का जितने एग्जाम्पल मुझे बताने थे वो तो पूरे हुए, बाकी तो सवालों में आते रहेंगे और हम लोग सीखते रहेंगे। ठीक, अब सीखते हैं जरा हम लोग इक्विलिब्रियम। और अभी हम लोग यूनिट 1 चल रही है, तो एक्चुअली ये जो इक्विलिब्रियम है हम लोग जो, चलो यहाँ बता देता हूँ, दो तरह का होगा। एक होगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक होगा डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक, अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं। यूनिट 1 में जो है हमारा स्टैटिक बॉडी है, डायनामिक अगली यूनिट्स में पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी बता दूंगा दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है। इक्विलिब्रियम का सिंपल मीनिंग होता है मेंटेनिंग इट्स पोजीशन, मतलब अपनी पोजीशन क्या वो जैसा है उस अवस्था को मेंटेन रखना, यानी अगर वो चल रहा है तो वैसे ही चलता रहे और कोई बॉडी रुकी है तो वैसे ही रुकी रहे। इसको बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपके लिए नया शब्द होगा ये। ठीक, चलिए अब देखते हैं ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। जैसे आप देखिए ये बोर्ड है, ये बोर्ड आज भी ऐसी लगा है, कल भी ऐसी लगा रहेगा और 2-4 दिन पहले भी ऐसे ही लगा हुआ था, ये अपनी जगह पे रुका हुआ है। रुका हुआ है इसका मतलब ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है क्योंकि इसने अपनी पोजीशन को मेंटेन कर रखा है, जिस पोजीशन में है वैसे ही रहे। तो ये जो बोर्ड हो गया ये क्या हो गया, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हो गया। बच्चों शॉर्ट में मैं इक्विलिब्रियम को EQBM लिखूंगा, आप समझ जाइएगा। डायनामिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बच्चों क्या होता है, फैन होता है। आप आजकल गर्मी हो रही है, मैं कह भी रहा हूँ कि मैंने थोड़ा फैन वैन बंद कर दिए ताकि आप लोग आवाज़ क्लियर आए। तो फैन आपने तो चला रखे होंगे, तो उस फैन को ज़रा ध्यान से देखिए। अभी वो फैन एक ही स्पीड से चले जा रहा है, गर्मी ज़्यादा है, आपने 5 नंबर पर चला रखा होगा, तो 5 नंबर पे वो फैन चले जा रहा है। अब से 1 घंटे बाद भी वो वैसे ही चलता रहेगा अगर आपने कुछ उसमें रेगुलेटर वगैरह यूज़ नहीं किया। यानी उसने अपनी स्पीड मेंटेन कर रखी है लेकिन वो चल रहा है। चलती हुई बॉडी को बोलते हैं डायनामिक, रुकी हुई बॉडी को बोलते हैं स्टैटिक, चलती हुई बॉडी को बोलते हैं डायनामिक। तो अगर कोई बॉडी चलते हुए भी वैसे ही रहे जैसी वो 1 घंटे पहले थी, या उसने पोजीशन में चेंज नहीं किया, वो वैसे ही रहे जैसे वो थी। जैसे कि पंखा अगर आपके सर के ऊपर 5 नंबर पे चल रहा है तो शायद रात भर भी वैसे ही चला होगा, और अगर आपने सुबह बंद नहीं किया होगा तो वो वैसे ही चलता रहा होगा। तो उसने रात से लेकर अभी तक अपनी पोजीशन मेंटेन कर रखी है, यानी कि वो किस में है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। अब इन दोनों में थोड़ा सा फर्क समझते हैं। उसी फैन का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। हाँ, कांस्टेंट स्पीड बोल सकते हैं, वो उसी स्पीड से चलता रहे। ठीक है, अभी देखिए इन दोनों में थोड़ा सा फर्क समझते हैं। मतलब दोनों का यही, मेंटेनिंग इट्स पोजीशन। जैसे वो जो फैन था, विंटर्स होते हैं, जाड़े होते हैं तो हम लोग फैन एंड ऑन नहीं करते हैं, तो विंटर में उस फैन को हमने बंद कर रखा है, ये फैन हमारा यहाँ बंद है। ठीक, तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है क्योंकि उसने अपनी पोजीशन मेंटेन कर रखी है। गर्मी आई, आप क्या करते हो, धीरे धीरे पंखे को जब स्टार्ट करते हो तो रेगुलेटर का एक बटन होता है, तो अगर वो 1 पे चल रहा है या 2 पे चल रहा है, सपोज 5 पे आपने उसको सेट कर रखा है सपोज, तो क्या होगा, अचानक से वो 5 पर नहीं पहुंचता है। वो क्या होता है, पहले जो होता है वो 1 स्पीड पे चलता है, फिर 2 पे चलता है, फिर 3 पे चलता है, फिर 4 पे चलता है, फिर 5 पे आ जाता है। और 5 के बाद क्योंकि हमारे रेगुलेटर में बटन नहीं होता है आगे का, तो वो 5 की स्पीड पे घूमता रहता है। तो यहाँ पर तो इसकी पोजीशन चेंज हो रही है क्योंकि ये पहले 0 स्पीड थी, फिर थोड़ी बड़ी, फिर थोड़ी बड़ी, फिर थोड़ी बड़ी, फिर थोड़ी बड़ी, फिर कांस्टेंट होके घूमने लग गया। यहाँ पे ये 5 नंबर पे पहुंच गया। यहाँ पे 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, 4 नंबर पर फैन ऐसे घूम रहा है, लेकिन यहाँ इसकी स्पीड लगातार बदल रही है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये इक्विलिब्रियम में नहीं है।
लेकिन यहां पर ये इक्विलिब्रियम में है क्योंकि ये जैसा था वैसा ही है। अगर ये इस पंखा रुका था और रुका ही हुआ है, इसका मतलब ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। पंखा चल गया लेकिन वो सिर्फ 5 नंबर की स्पीड पर ही चले जा रहा है, स्पीड चेंज नहीं हो रही है, यानी वो अब डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। क्या आपको इस एग्जाम्पल से फर्क समझ में आ गया स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम का? बहुत सिंपल एग्जाम्पल। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब बॉडी अपनी जगह पर रुकी हुई है, और डायनामिक का मतलब चल तो रही है लेकिन वो अपनी सेम स्पीड से चली जा रही है, उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा है, उसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। लेकिन इस यूनिट में ज्यादा ध्यान देंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम पर हम लोग। चलिए, तो अभी फिलहाल हम लोग यूनिट 1 पढ़ रहे हैं, तो यूनिट 1 में हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। तो अब जब भी मैं इक्विलिब्रियम बोलूंगा तो आप समझ जाइएगा कि सर जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम की, तो इसके ऊपर मैं छोटा छोटा लिख देता हूं स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया? बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी रुकी है। अच्छा, बॉडी कब रुकी होगी, क्या लगता है? जब बॉडी पर कोई फोर्स ना लग रहा हो, यानी नो रिजल्टेंट फोर्स, या तीसरी भाषा में कह सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स जो हो उसकी वैल्यू कितनी हो बच्चों? 0 हो। कुल मिला के बॉडी रुकी कब कहेंगे? या तो उस पर कोई फोर्स ना हो, और अगर कोई फोर्स लगा भी हो तो वो कहीं ना कहीं से कैंसिल आउट हो जा रहा हो, यानी उस फोर्स का कोई इफेक्ट ना आ रहा हो, तब हम बोलेंगे कि बॉडी रुकी हुई है यानी रेस्ट पर है। अब देखिए अपनी मैकेनिक्स की भाषा में हम लोग इसको क्या कहेंगे? इसको देखो, ये कहेंगे जैसे अगर कोई बॉडी है, ये मान लिया मैंने, ये बॉडी है, ये रुकी हुई है। अगर ये रुकी हुई है, हमारे चैप्टर का क्या नाम है बच्चों? 2D फोर्स सिस्टम, है ना। 2D की बात कर रहे हैं, एक्स वाई की। तो अगर ये रुकी हुई है तो ना तो एक्स में चलेगी ना ही वाई में चलेगी। अगर एक्स में नहीं चलेगी, इसका मतलब एक्स डायरेक्शन का टोटल फोर्स क्या होगा? 0 होगा। इसका मतलब सिग्मा एफ एक्स क्या होगा? 0 होगा। और वाई में भी नहीं चलेगी, इसका मतलब वाई डायरेक्शन का टोटल फोर्स क्या होगा? 0 होगा। यानी कि सिग्मा एफ वाई बराबर क्या होगा? 0 होगा। तो एक कंडीशन स्टैटिक इक्विलिब्रियम की ये भी है कि सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई 0। अभी और भी बात बता रहा हूं, साथ साथ ये बॉडी रोटेट भी नहीं करेगी, घूमेगी भी नहीं, है ना। देखो दो इफेक्ट है ना। अगर मान लो फोर्स हमने, ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूं तुम लोगों को। यहां से मैंने 10 किलो न्यूटन लगाया और यहां से भी मैंने 10 किलो न्यूटन लगाया, तो अभी क्या हो गया? सुनते रहना ध्यान से। और इधर 5 किलो न्यूटन लगाया, फाइव किलो न्यूटन इधर और 5 किलो न्यूटन इधर। देखो ध्यान से जरा, तुम्हें क्या लग रहा है? चलो थोड़ा सा और बढ़िया कर देता हूँ, आसान कर देता हूँ तुम्हारे लिए एग्जाम्पल। यहाँ ना लगा के यहाँ सेंटर पर ही लगा देता हूँ। इधर से 10 किलो न्यूटन लगाया और इधर से 10 किलो न्यूटन लगाया। जल्दी से मुझे बताइए, क्या ये बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी? क्या ये बॉडी चलेगी या नहीं चलेगी? जल्दी से लिख के भेजिए मुझे। वेरी गुड, ठीक है, नहीं चलेगी। ठीक है, नहीं चलेगी। अब देखो क्यों नहीं चलेगी। एक्स डायरेक्शन का अगर फोर्स तुम कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा बच्चों? इधर +10 इधर -10, तो +10 - 10 कितना हो गया? 0। अगर तुम सिग्मा एफ वाई कैलकुलेट करोगे तो ऊपर का +5 नीचे का -5, +5 - 5 कितना हो गया? 0। तो जब एक्स और वाई डायरेक्शन का फोर्स ही 0 है तो इसका मतलब ये बॉडी नहीं चलेगी, ना एक्स में चलेगी ना वाई में चलेगी। लेकिन एक बात ध्यान देना बच्चों, इसमें सारे फोर्स जो अगर ध्यान से देखोगे आप, इसको भी पीछे बढ़ाओगे और इसको भी पीछे बढ़ाओगे, तो ये सब इस वाले पॉइंट से जा रहे हैं सारे के सारे। तो ये जो सिस्टम है मेरे पास, ये क्या है बच्चों? ये कॉन्करेंट है। यानी कॉन्करेंट में कोई बॉडी नहीं चलेगी अगर सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई 0 हो जाए। लेकिन नॉन कॉन्करेंट में थोड़ा अलग खेल है। नॉन कॉन्करेंट में थोड़ा अलग खेल है, उसको भी समझ लेते हैं एक बार, आप सब समझ जाओगे एकदम। इधर मैंने क्या किया आपकी बार? सारे फोर्स एक पॉइंट पे नहीं लगाए मैंने, बल्कि मैंने इधर लगाया 10 किलो न्यूटन, इधर भी लगाया 10 किलो न्यूटन। ठीक, अभी देखो एक्स डायरेक्शन का टोटल फोर्स कितना है भाई? ये प्लस का 10 और ये माइनस का 10। ये ऊपर लगाया और ये नीचे लगाया, डजंट मीन कि एक्स में नहीं है एक्स में। ये +x ये -x, तो कितना हो गया बच्चों? +10 - 10 कितना हो गया? 0 हो गया। सिग्मा एफ वाई में मैंने कोई फोर्स ही नहीं लगाया है,
कोई फोर्स नहीं लगाया है, तो जब फोर्स नहीं लगाया तो सिग्मा एफ वाई भी क्या हो गया इसका 0। लेकिन तब पर भी तुम्हें क्या लगता है, ये बॉडी रुकी रहेगी या हिल सकती है? मूवमेंट इसमें हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्या लगता है, सोचो जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल सही, ये जो बॉडी होगी ना ये ऐसे रोटेट कर जाएगी, इस तरीके से ऐसे रोटेट कर जाएगी, तो हिल तो गई ना, यानी इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था कि बॉडी रुकी होगी, यानी ये अभी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में नहीं, जबकि कंडीशन दोनों वो वाली आ चुकी हैं। ये बॉडी तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में केवल इतनी कंडीशन से ही है, लेकिन ये बॉडी इन दोनों कंडीशन से स्टैटिक इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि ये रोटेट कर रही है, तो इसके रोटेशन के इफेक्ट को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। और रोटेशन का जो इफेक्ट आया है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों मूवमेंट। तो मूवमेंट को m से दिखाते हैं, और जो टोटल मूवमेंट होगा, सिग्मा मतलब टोटल मूवमेंट, वो भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है, कैसे जनरेट होता है। अभी आप इतना समझो कि ये रोटेशन की टेंडेंसी है, ये भी बॉडी में अगर 0 होगी, अब सोचो अगर मैंने इसके रोटेशन की टेंडेंसी को भी 0 कर दिया, अब तो ये रुकी रहेगी ना, तो अब इक्विलिब्रियम में आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग कॉन्करेंट और नॉन कॉन्करेंट के बेसिस पर बात करें, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों, ठीक है। तो यहां पर दो चीजें हो गई, एक हो गया कॉन्करेंट के केस में और एक हो गया नॉन कॉन्करेंट के केस में। तो कॉन्करेंट के केस का मतलब क्या हो जाएगा कि सिग्मा एफ एक्स 0, सिग्मा एफ वाई 0, और नॉन कॉन्करेंट के केस में 3 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, सिग्मा एफ एक्स 0, सिग्मा एफ वाई 0, और तीसरी कंडीशन जो एक्स्ट्रा आ गई बच्चों वो क्या है, वो है सिग्मा एम 0। अभी इतना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा इक्विलिब्रियम की कंडीशन कॉन्करेंट के केस में एक और भी होती है, और लामीज थ्योरम, ये अभी हम बताएंगे, इसके बारे में भी डिस्कशन नहीं कर रहे। ये भी कॉन्करेंट के केस में इक्विलिब्रियम के लिए एक थ्योरम है, ये भी एक कंडीशन है। अभी आपको ये चीजें समझ में आ गई कि कॉन्करेंट का केस होता है तो केवल सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई 0 होने से ही बॉडी रुकी रहती है, लेकिन अगर नॉन कॉन्करेंट का केस हो, यानी फोर्स अलग अलग लगे हो, तो फिर उसके अंदर रोटेशन की टेंडेंसी हो सकती है। तो इन दोनों के साथ साथ रोटेशन की टेंडेंसी यानी कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल मूवमेंट शुड बी 0। अभी आपको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा तो आप इतना समझो, रोटेशन की टेंडेंसी है उसको 0 करना पड़ेगा, तब बॉडी हिलेगी नहीं। नोट डाउन कीजिए जल्दी से इसको अपनी कॉपी में। चलिए बच्चों देखिए, तो हम लोग अभी स्टैटिक इक्विलिब्रियम डिस्कस कर रहे थे। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हमने सीखा कि बॉडी अगर रेस्ट पर है, रुकी हुई है, तो हम लोग बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। और रुके होने के रीजन क्या, कारण क्या हो सकते हैं उसके, कि बॉडी पर कोई रिजल्टेंट फोर्स ना हो, और अगर फोर्स हो तो रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाए। इन दोनों बातों का मतलब एक ही है वैसे। फिर हमने कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम नोट करी, कॉन्करेंट और नॉन कॉन्करेंट के एग्जाम्पल लेकर के। अगर कॉन्करेंट का सवाल होगा हमारे पास तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई 0, नॉन कॉन्करेंट का होगा तो ये 3 कंडीशन को 0 करना होगा, ठीक है। और एक लामीज थ्योरम भी हम लोग कॉन्करेंट में अप्लाई करते हैं, ये हम लोग अभी सीखते हैं। तो नोट हो गया होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ और अब मैं आपको बताता हूँ लामीज थ्योरम क्या है, ठीक है। लामीज थ्योरम क्या है, क्योंकि अब दोनों का यूज होगा। लामीज थ्योरम के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चों, तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। हम लोग ने इक्विलिब्रियम डिस्कस कर लिया है, कुछ फ्री बॉडी डायग्राम डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लामीज थ्योरम की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कराइए। थैंक यू वेरी मच।